और टेक्सोनॉमी, दोनों का जो वर्ड है वो दोनों एक इंटरचेंजेबल वर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बट डिफिनेशन थोड़ा डिफरेंस है। टेक्सोनॉमी का भी डिफिनेशन इसका डिफिनेशन जो है थोड़ा डिफरेंट है, और सिस्टमैटिक में भी तो खैर डिफरेंट है। देखो सबसे पहला जो है सिस्टमैटिक वर्ड ही आया था। सिस्टमैटिक वर्ड को जानने से पहले हम लोग पहले टेक्सोनॉमी जान लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि आखिर सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमिक वर्ड का हमको जरूरत क्यों पड़ा, या फिर हम लोग बोलते हैं कि किसी भी साइंटिस्ट को, आई मीन जो इस फील्ड में है, बायोलॉजी फील्ड में, हम लोग उसको टेक्सोनॉमिस्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेक्सोनॉमी जो होता है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका रिमेम्बरिंग करते हैं, उसको नाम देते हैं। चलो एक चीज बताते हैं। तुम लोग मान लिया जाए सबको कहीं पे सारे बैच मिलके कहीं घूमने गए, ठीक है। वहां पे तुमको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जो तुम आज तक नहीं देखे हो, ठीक है। उसको उठा के लेके आए किसी जूलॉजिस्ट के पास, या फिर क्योंकि एनिमल है तो जूलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, उसको हम दे दिए, बोलेंगे कि इसको कैसे पहचाने। तो वो क्या करेगा, तो वो एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसीड्यूर इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे उसको पहचाना जा सके। उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो टेक्सोनॉमी का मतलब है कि एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, पहचानते हैं, उसका नेमिंग करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे सामने कुछ भी, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान ले मेरे पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सबको कैसे पहचानेंगे, तो इसका नेम कर दिए, इसका नेम कर दिए, इसका नेम कर दिए, इसका नेम कर दिए, इसका नेम कर दिए। या मान लिया जाए तुम लोग का, जैसे मान लो बैच है, सबका अपना अपना नाम है, जैसे तुम्हारा नाम लेंगे तो वो आदमी, आई मीन जो वो स्टूडेंट रिप्लाई करता है, ठीक है, वो क्या हो गया, उसका एक पहचानने का। 2 साल बाद भी अगर बोलेंगे कि हाँ सर 2020 बैच में एक 11th में ये था, तो एक समझ में आएगा हाँ ये है, क्यों, कैसे पता चला। तो उस आदमी का मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा होगा, या उसका कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो याद रहता है। और सबसे मेन होता है नेमिंग, नाम कर देने से एग्जैक्टली पता चल जाता है। अब तो एग्जांपल बताते हैं। हम लोग के सामने बहुत सारा प्लांट है, लेकिन बोल देंगे ये मैंगो का पेड़ है, तुरंत समझ में आ रहा है मैंगो है, तो मैंगो कैसा होता है, उसका ही ये प्लांट है, ठीक है। या तुम्हारे सामने लिखा जाए ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद का तुम्हारा स्ट्रक्चर सामने जाएगा, वो गोल गोल राउंड राउंड होता है, ग्रीन होता है, किसी किसी में लाल होता है, मतलब ये सब आने लगता है। तो जो इस टाइप का जो स्टडी करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट, और इसी के स्टडी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। अब देखो इसका कुछ मतलब है, उसके सिस्टमैटिक, देखो आया सबसे पहले सिस्टमैटिक वर्ड, हम टेक्सोनॉमी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बिहाफ पे तुमको इससे अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट हम टेक्सोनॉमी को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। देखो इसमें तुमको याद करने का एकदम जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो, तुमको याद हो जाएगा। और अभी याद करके जाना है, सब तुमको रिप्लाई करके जाएगा। देखो टेक्सॉन एंड नॉमी, तो टेक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्या होता है, अरेंजमेंट। एंड नॉमी का मतलब होता है रूल, क्या होता है, रूल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे बाय द रूल, कुछ हम रूल है उसको फॉलो करके उसको अरेंज करेंगे। अब अरेंज किसमें करोगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि एक तरह का सिस्टम बनाया गया है जिसको हिरार्ची सिस्टम बोलते हैं, उसी में उसको अरेंज करना है। और वो अरेंज कैसे करेंगे, तो बाय द रूल। मतलब सपोज दैट टेक्सोनॉमी भी हम लोग पढ़ेंगे, बट एग्जांपल ले लो क्योंकि इसको समझ में उसी तरह का। मान लो टेक्सोनॉमी का जो कैटेगरी है वो है किंगडम, इसको कैटेगरी या टेक्सॉन दोनों बोलते हैं। किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, ठीक है, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ये हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे अच्छे से, बट समझना ये हमारा जो कैटेगरी का अरेंजमेंट है उसी में इसको अरेंज करना, मतलब उसमें उसको प्लेस्ड करना है बाय द रूल। बाय द रूल मतलब एक रूल बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज करके इस अरेंजमेंट में, इस कैटेगरी में, इस टेक्सोन में उसको प्लेस्ड करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। अब तुम्हारे सामने आ गया
ये रूल बार बार हम रूल बनाए, आखिर वो रूल है क्या, आखिर वो रूल क्या है। तो इसके लिए रूल जो होता है वो हम लोग बेसिस, 3 बेसिस बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम नहीं जानते हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ड आ जाता है कि उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब उसमें देखते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। मतलब हम लोग तो बहुत सारे को जानते हैं, कहने का मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता है। हम लोग को जो नया मिलता है, तो जितना भी ऑर्गेनिज्म हम लोग जानते हैं, या फाइलम बोलो, किंगडम बोलो, क्लास बोलो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ सिमिलैरिटीज बताएंगे, वो हो गया क्लासिफिकेशन। अब जब क्लासिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी है, तब हम उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर। मतलब नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपल है, नाम देना। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर नॉमेनक्लेचर, नेमिंग करो, नाम दे दो। बस ये 3 ही है जो रूल है। अब इस रूल को अपना के एक नया स्पीसीज मिल गया, अब उसको अरेंज कर दिए, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, टेक्सोनॉमी। क्या बोल दिए? टेक्सोनॉमी। अब सिंपल है, इसका डिफिनेशन तुमको रटना नहीं पड़ेगा। टेक्सोनॉमी का सिंपल है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज बाय द रूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ठीक है। और ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड लाया गया, ये जो वर्ड दिया है, वो दिया है लीनियस। कौन दिया है? लीनियस, कार्लस लीनियस। ठीक है। देखो, जब ये वर्ड आया, जब ये वर्ड आ गया, मैंने टेक्सोनॉमी का डिफिनेशन वो कर दिया कि टेक्सोनॉमी एक्चुअली होता क्या है, करना क्या होता है, किस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। उसके बाद वो बहुत सारा आगे का जो भी प्रोसेसिंग है, जैसे नॉमेनक्लेचर का जो है वही रूल दे दिए, हिरार्चिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ वही दिए। अल्टीमेटली उसके देने से टेक्सोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ लीनियस का, इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये याद रखना। ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया टेक्सोनॉमी का वर्ड का मतलब? यस सर आया। यस सर। यस सर। क्लियर नहीं है फिर से बोल सकते हो, ठीक है ना। बस टेक्सोनॉमी कैटेगरी हम ज्यादा नहीं बताए, बस एग्जांपल लेकर बताए, इसके बारे में भी आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। अब देखो, मेरे सामने आइडेंटिफिकेशन आया, क्लासिफिकेशन आया, नॉमेनक्लेचर आया, बट थोड़ा सा यहाँ और एक चीज समझते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है तुमको, कि जो टेक्सोनॉमी होता है, बस इस 3 रूल पे काम नहीं करता है, इस 3 रूल पे काम नहीं करता है। बेसिस हमारा ये है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ काम है। जैसे क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारा बेसिस बनाएगा। अगर तुम अर्लियर बात करते हो, अर्लियर मतलब अरिस्टोटल के टाइम का, उस टाइम पे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा था, नॉर्मल उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख दे रहे थे, या फिर हम हैबिट देख दे रहे थे, हैबिटेट देख ले रहे थे उसका, मतलब छोटा मोटा चीज। जैसे बर्ड्स को, पहले बर्ड्स को कैसे क्लासिफाई किया था, ठीक है, तो बर्ड्स को क्लासिफाई किया था 3 कैटेगरी में, जो पेड़ पे रहता है, जो ज्यादा टाइम तक उड़ता है, और जो जमीन पे रहता है, इस तरह से किया गया था। कुछ ऑर्गेनिज्म को तो उसके आरबीसी से किया गया था कि नहीं, इसका खून लाल, का खून सफेद है, WBC के इसका नाम तो दे रहा था, काम मतलब ये जो हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें सही से प्लेस नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो एक तरह से जो प्लेसिंग करते हैं ना किसी भी ग्रुप में, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। अगर तुमको चलो, ये सबसे पहला क्या आता है, इसका नाम होगा मैमल्स है, तो फाइलम क्या हो जाएगा उसका, कॉर्डाटा होगा। मैमल्स है तो क्लास क्या हो जाएगा हमारा, मैमल्स हो जाएगा। अब उसमें भी ऑर्डर देखना है, फैमिली देखना है, जीनस देखना है, स्पीसीज देखना, मतलब इसमें इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी प्लेस करना है एक अरेंजमेंट के हिसाब से, उसको भी हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पे रखे हैं, जो कि सिस्टमैटिक वर्ड में लिया गया। टेक्सोनॉमी बस इसी 3 को लेके बेसिस लेके आगे बढ़ा, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही किया गया। ठीक है, ये है तुम्हारा टेक्सोनॉमी। तो हम फिर इसको मिटाते हैं। अगर इसमें कुछ तुम लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका टेक्सोनॉमी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सिस्टमैटिक में आएंगे जल्दी से। बस ये याद रखना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है ना, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात आगे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। हो गया, हो गया। अब हम लोग आते हैं सिस्टमैटिक। देखो, सिस्टमैटिक में बहुत ही ज्यादा साइंटिस्ट लोगों का हाथ
था इसको डिफाइन करने में, ठीक है। जैसे टेक्सोनॉमी में हम क्या बताए कि एक अलग वे से साइंटिफिक तरीके से वो काम किया, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक में भी एक ऐसा वर्ड जोड़ा गया जो कि टेक्सोनॉमी में ऐसा नहीं किया गया था। सबसे फर्स्ट में सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम डील करते हैं। क्या डील करते हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी को कैटलॉगिंग करते हैं। अब कैटलॉगिंग भाई कैसे करोगे? तो टेक्सोनॉमी का वही हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, जो किंगडम फाइलम वाला जो हम लोग ग्रुप ये अरेंजमेंट लिखे थे, उसी में उसको कैटलॉग करना है, मतलब उसमें उसको बैठाना है एग्जैक्टली। तो टेक्सोनॉमी का रूल अलग था, लेकिन सिस्टमैटिक का यहाँ पे रूल क्या आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसके कैटेगरी के हिसाब से उसको प्लेस्ड करते हैं, तो सबसे मेन काम क्या था कि उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है। इवोल्यूशन कि आखिर वो इवोल्यूशन कैसे किया, क्योंकि अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से अगर नहीं देखेंगे, एंसेस्टर रिलेशनशिप नहीं देखेंगे, तो हम लोग एग्जैक्ट किसी को भी किसी कैटेगरी में एग्जैक्टली प्लेस्ड नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक में बोला गया। मतलब इसमें भी कैटेगराइज करो, इसमें भी कैटलॉगिंग करो, लेकिन बेसिस क्या बनाया गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या लिखा गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब तुमको एक ऐसा एक तुमको नया जानकारी देते हैं। देखो, रेप्टाइल से एप्स भी डेवलप हुआ है एंड मैमल्स भी डेवलप हुआ है। मतलब देखो, डेवलप मतलब क्या? इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक था इसमें भी दिखता है, इसमें भी दिखता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस दोनों का कॉमन एंसेस्टर जो कहीं ना कहीं हमारा रेप्टाइल हो सकता है। इवन बहुत ऐसा हमको एग्जाम्पल मिला है जो कि ये बताया गया है कि रेप्टाइल से ही हम लोग इवॉल्व होके मैमल्स में चले गए, ठीक है। ये बात है। दूसरा बात कि रेप्टाइल का एक कनेक्टिंग लिंक मिलता है। एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक मिसिंग लिंक होता है। हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बट यहां समझना, रेप्टाइल जो होता है क्या बोलता है? रेप्टाइल इज अ ग्लोरीफाइड मतलब ऑर्गेनिज्म या बर्ड बोलते हैं, एप्स में रखा गया है। एक्चुअली में एप्स का मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल से मिल जाता है, जैसे पैर, उसका डिजिट्स, उसका एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके पंख में देखोगे, पैर में देखोगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है इस दोनों के बीच में। और इसका एक कनेक्टिंग लिंक अभी भी देखो, अब तुम्हारे सामने बार बार हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का कनेक्शन है। कुछ रेप्टाइल में प्रेजेंट है, वही प्रेजेंट एप्स में भी देखा गया है। और इसका कनेक्टिंग लिंक एक है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। 10th में पढ़े होंगे जो, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये है कनेक्टिंग लिंक। मतलब ये एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर है और एप्स का भी मतलब कैरेक्टर है, ठीक है। रेप्टाइल्स का जैसे पैर वगैरह में उसका कैरेक्टर रेप्टाइल्स का आ गया है। बर्ड्स हो जाता है तो विंग्स होता है, तो आर्कियोप्टेरिक्स में विंग्स है जो कि एप्स का कैरेक्टर है, आई मीन बर्ड्स का कैरेक्टर है। तो इससे बहुत कुछ प्रूफ होता है कि नहीं, रेप्टाइल्स जो बना है वो एम्फीबिया से बना है, एम्फीबिया से बना है, ठीक है। ये सब तो नाम जान रहे इसलिए हम बता रहे हैं। रेप्टाइल्स जो बना एम्फीबिया से, रेप्टाइल से एप्स भी बना है, मैमल्स बना है। एम्फीबिया से फिर बना है फिशेस। बहुत कुछ देखा गया। इवन की हम लोग जानते हैं कि फिशेस जो होता है उसमें गिल्स गिल्स होता है सिर्फ, लेकिन लंग में सॉरी फिश में लंग्स भी होता है। एक लंग फिशेस बोलते भी है डिप्नॉय, सर्च मार लेना समझ में आएगा, डिप्नॉय, ठीक है। डिप्नॉय एक ऐसा फिश है जिसमें लंग्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। उसी से बोला गया कि नहीं, हमारा जो फिर ओवरऑल करने का मतलब है कि सिस्टमैटिक जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे कैटेगराइज्ड किया गया है, कैटेगराइज किया गया, ठीक है। देखो, सिस्टमैटिक जब वर्ड आया था, सिस्टमैटिक के बाद टेक्सोनॉमी आया, बट सिस्टमैटिक जब वर्ड आया था तो बहुत सारा सिस्टमैटिक को मतलब सिस्टमैटिक वर्ड को देने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उनका एक, उसमें से एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सिम्पसन। एक साइंटिस्ट है सिम्पसन, इसको ध्यान रखना, सिम्पसन। ये जब आए तो यही बताए कि नहीं, एक्चुअली में सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड किया गया कि नहीं, इसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज्ड या क्लासिफाई या उसको कैटलॉगिंग हम नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुमको हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं।
हर एक डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी में हम लोग का किंगडम सबसे पहले दिमाग में आता है, तो सबसे पहला मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया है। तुम किसी भी किंगडम में चल जाओ, तुम हर एक स्टेज में देखोगे कि नहीं एडवांस होते जा रहा है। प्लांट में आ जाते हैं, एल्गी सीट लाइक स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइलम में लीफ दिख जाता है, फिर तुम्हारा ब्रायोफाइटा में लीफ, टेरिडोफाइटा में फिर तुम्हारा वहां पे वस्कुलर टिश्यू दिखा जाता है। और वस्कुलर टिश्यू में तो लिखा गया है कि टेरिडोफाइटा इज इवोल्यूशनरी एविडेंस फॉर वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट, लिखा गया वहां पे, और ये है भी। टेरिडोफाइटा के बाद सॉरी जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो ये जो कैटेगराइज किया गया कैसे, इवोल्यूशनरी, कि भाई एल्गी से फिर ये डेवलप एडवांस हुआ, फिर डेवलप एडवांस हुआ, फिर डेवलप करके एडवांस हुआ। मतलब ये एडवांसमेंट जो आता गया वो बिना इवोल्यूशन के हो नहीं सकता। तो जिस टाइम पे सॉरी जिस ऑर्गेनिज्म में अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं मिला है वो सही से प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम तुम लोग 9th में पढ़ा होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएचबीटे कर दिया, इसके पहले बहुत सारा आया, अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारा आया। तो सबका क्यों नहीं मतलब डिस्कार्ड किया, क्योंकि वो लोग सब कर रहे थे लेकिन कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोग का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था। आरएच विटेकर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सही से काम नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को छोड़ दे रहा था कि हम उसको नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी था। लेकिन आरएच विटेकर का मेन बेसिस क्या था कि नहीं सब कुछ तो लेना ही है, लेकिन इवोल्यूशनरी अगर नहीं लेंगे तो सही से प्लेस्ड नहीं कर पाएंगे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। जैसे मोनेरा बोलते हैं प्रिमिटिव वो सेल है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, और सारे में यूकैरियोटिक है, क्योंकि उसके बाद वो फिर एडवांस होके इवॉल्व होके वो यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हुआ है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म, इस तरह का मैकेनिज्म समझ सकते हो जो कि इवोल्यूशन में दिखता है। और इवोल्यूशनरी का बेसिस था सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी का अलग था, वो भी सही किया गया, और सिस्टमैटिक का अलग था। नहीं, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ा गया, तब ये फुलफिल इसका डिफिनेशन सही से कंप्लीट हो पाया, समझ में आया। और वो सिम्पसन ही किया था, इसमें कोई दिक्कत, सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी में डिफरेंस समझ में आ गया। देखो कभी भी कुछ भी हो, टेक्सोनॉमी में वो 3 वर्ड याद रखना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये 3 काम वही किया था। लेकिन सिस्टम टेक्सोनॉमी के बाद जब आया तब सिस्टमैटिक, क्योंकि हम अभी बता रहे कि सिस्टमैटिक पहले आया, लेकिन सिस्टमैटिक में बहुत कुछ था, बट एक ही बेसिस लिया गया, वो था क्या, वो था इवोल्यूशनरी। जब टेक्सोनॉमी को डिफाइन कर दिया गया, जब टेक्सोनॉमी हो गया सब कुछ की पता चल गया कि हाँ कार्लस ने इतने अच्छे से इसको बता दिया, तब सिस्टमैटिक में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, अगर तुमको लिख दे कि नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक करो, सिस्टमैटिक मतलब उसको अरेंज करो, तब अल्टीमेटली सिस्टमैटिक में मतलब 4 कंपोनेंट को 4 एस्पेक्ट्स पे बात लिखा। सबसे पहला था करेक्टराइजेशन, ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट में था करेक्टराइजेशन, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कुछ और है वहां पे कुछ और था, तीसरा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, एंड चौथा आया नॉमेनक्लेचर। ये है बेसिस ऑफ क्या, ये है बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक। लेकिन टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखे थे, इसी तीनों को देखे थे, ठीक है। सिस्टमैटिक में इस चारों के अलावा हम किसको देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, जो कि सिम्पसन जो है वो सबसे आके इस सब चीज के बारे में बात किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ गया इस दोनों में डिफरेंस? यस सर। यस किसी को सर। दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो बाबू अभी, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर ये नहीं समझोगे तो पूरा किंगडम तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, बस रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को आराम से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अब हम तुमको एक चीज और बता देते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में इसी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जब हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे तो जो किंगडम पढ़े, फाइलम पढ़े, सबको डिफाइन करना है और उससे एग्जाम्पल से निकल के आएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर का रूल है, हिरार्चिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन का भी मतलब जो है वहां पे भी 2 टाइप का है, वो सब मतलब ये वाला टॉपिक तुम्हारा जो है अब, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछा गया। जो इसके पहले लिविंग वर्ल्ड पूछे उससे 1 क्वेश्चन बहुत है, 2 क्वेश्चन बहुत, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है इस चैप्टर में ये टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन
पूछा गया है। सबसे ज्यादा मतलब अगर पूछता है तो इसी से पूछता है, ये वाला बात बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा नहीं पूछेगा, एक दो कहीं ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी पूछेगा इसी से पूछेगा, और कहाँ कहाँ से पूछेगा वो भी हम तुमको बताएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको मिटा दें हम। सर 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 टेक्सोनॉमी का मतलब हुआ किसी को मतलब क्लासिफाई करना, उसे रूल मतलब अरेंज करना रूल के थ्रू, और सिस्टमैटिक से मतलब हाँ इवोल्यूशन रिलेशनशिप को देखते हुए भी। हाँ, बस सिस्टमैटिक में ध्यान रखो, बेसिस जो है सिस्टमैटिक में ध्यान रखना है कि जो उसको हम लोग मतलब क्लासिफाई कर रहा है, बेसिस क्या रखा गया, इवोल्यूशनरी। ठीक है, तो तो सर मेन वही है एक बेसिस। तो पहले तो जो एक है तो ये विचार लिया गया। हाँ सर टेक्सोनॉमी का ही एक तरह से ब्रांच बोले तो सिस्टमैटिक से। हाँ हाँ हाँ, देखो इवन की बाद में जब बहुत कुछ जब निकल के आया, बहुत कुछ वर्ड्स आने लगा कि टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये सब क्या, सबको बोले सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी इज अ इंटरचेंजेबल वर्ड बोल दिया, एक ही चीज है। ठीक है, बस ये सब ये दोनों का मतलब एक ही निकाला कि नहीं, ये दोनों वर्ड्स का मतलब एक है। इस दोनों ब्रांच में हम लोग डील करते हैं, क्या डील करते हैं, क्या काम करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करो, उसको उसका नाम दो, उसका फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पता करो और उसको अरेंज कर दो। दोनों में यही बोला गया, इसीलिए एक साइंटिस्ट जब आए तो वो बोले कि टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक इज अ बायोलॉजिकल इंटरचेंजेबल वर्ड, ये भी बोला गया। ठीक है, बस बेसिस थोड़ा अलग था, क्योंकि देखो डिफिनेशन में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और डिफिनेशन ऐसे तो समझा दिया, हम लिखाएंगे भी, डिफिनेशन में इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है। और होता क्या है कभी कभी कि टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी देख, और हम लोग के दिमाग में हमेशा इवोल्यूशन, क्योंकि जैसे ही हम लोग किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे, दिमाग में क्या आएगा, आर एच विटेकर का रूल, आर एच विटेकर का रूल, और आर एच विटेकर का रूल यही बोलता है कि नहीं सब काम करोगे लेकिन इवोल्यूशन अगर नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखेंगे तो वो सही से नहीं प्लेस्ड हो पाएगा, और यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर टेक्सोनॉमी में तुम्हारा आ गया तो इवोल्यूशनरी वहां पे नहीं, तो सिस्टमैटिक में इवोल्यूशन है, तो हम इसलिए बता रहे हैं क्लियरली, हम लोग बार बार गलती करते हैं हमारे निट में, और वो ऑप्शन दे देता है और हम लोग का दिमाग बैठ जाता है, तो दिमाग में बैठाओ कि सिस्टमैटिक मतलब इवोल्यूशन, और टेक्सोनॉमी का अपना रूल है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बोलो आप। पहले आया था ना, हैं? सिस्टमैटिक तो पहले आया था ना। हाँ, हम तो ये बोल रहे हैं सिस्टमैटिक पहले आया है। ठीक है, तो फिर ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो कैसे किया? रिलेशनशिप सिस्टमैटिक था, हमको नहीं मिला, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में दे दिया। अब सिस्टमैटिक में जब हम आते हैं तो भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लो और उसको आया, तो इवोल्यूशनरी बहुत हद तक मिलाने लगा में टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक जब सिस्टमैटिक में भी इवोल्यूशनरी ने सिम्पसन सिम्पसन आके एग्जैक्ट का मतलब समझा कि क्या है, और वो ये भी लिखे ये दोनों एक ही इंटरचेंजेबल वर्ड, इस दोनों का मतलब एक ही है बट बेसिस अलग अलग है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग एक लाइन दिखा देते हैं जो वहां से क्वेश्चन भी पूछता है, जो हम ये चार वर्ड जहां पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां लिविंग वर्ल्ड होगा, उसका एक पेज छोड़ के उल्टा होगा, और ऊपर में देखो पैराग्राफ में होगा, एक पेज छोड़ दो जिसमें नॉमेनक्लेचर है, उसको उस पेज को अगर एनसीईआरटी पेज नंबर तुमको बता, एक सेकंड पेज नंबर भी बता देते हैं, दिखा भी देते हैं। है सब अंदर नहीं कर ले रहा, है सब अंदर नहीं कर ले, क्या बोल रहे? हाँ तो सुनो तुम लोग सब, ठीक है ना, पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 निकालो सब, पेज नंबर 8 निकालो। ठीक है, और वहां पे
वहां पे देखो, ठीक है, पेज नंबर 8 में जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में देखो लिखा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज, मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज। Yes, sir. टर्म दिया है टेक्सोनॉमी लिखा होगा, उसके जस्ट बाद में लिखा है हेंस कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टेक्सोनॉमी। क्या बोला गया? टेक्सोनॉमी। हम बार बार वहां पे टेक्सोनॉमी वर्ड इसलिए लिया गया क्योंकि सिस्टमैटिक के बाद इस चीज को बताया गया कार्लस लिनियस के द्वारा, और सबसे ज्यादा यूजफुल हमारा ये रूल था, इसीलिए रूल को अपनाया, और वो रूल दे दिया कि इस बेसिस पे ही टेक्सोनॉमी को किए हैं। अब हम लोग बहुत सारा बुक्स वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी में वो नहीं दिया है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। अगर तुम्हारे सामने आता है कि क्लासिकल सिस्टमैटिक या क्लासिकल टेक्सोनॉमी, तो उसका अलग, दोनों का मतलब सेम होगा, और अगर मॉडर्न सिस्टमैटिक भी लिखता है या टेक्सोनॉमी भी लिखता है तो उसका मतलब भी सेम होगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कुछ अलग करके दिखाया गया। अब तुमको हम मॉडर्न एंड क्लासिकल में डिफरेंस बताते हैं। हम सबसे पहले तुमको बताए कि सिस्टमैटिक जो था, सिस्टमैटिक में क्या लिखा गया कि भाई इसका हैबिट ले लो, हैबिटेट ले लो, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ले लो, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम उसको क्लासिफाई कर दिए, जो कि सही जगह पे सब काम कर दिया, लेकिन नहीं प्लेसिंग हो पाया। तब हम उसका इवोल्यूशनरी तब देखे, तब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सॉरी मॉडर्न सिस्टमैटिक या मॉडर्न टेक्सोनॉमी लाया गया, और बेसिस वही था, कैरेक्टराइजेशन करो, आइडेंटिफिकेशन करो, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करो, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि नहीं इवोल्यूशनरी भी जोड़ो, नहीं तो ये सही से प्लेस्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली ही किसी भी स्पीसीज को कैटेगराइज किया गया, या उसके मतलब जो बेसिस लिया गया हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है, उस बेसिस पे वो प्लेस किए, मतलब कैटेगराइज या कैटलॉगिंग बोल सकते हैं उसको किए। अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? सर यहाँ पे सिस्टमैटिक का मतलब कुछ दूसरा बता रहा है एनसीईआरटी में। हम बोलो, लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। द हाँ, वर्ड बोलो। सिस्टम इज derived from the Latin word systema, means systematic arrangement of organism. हाँ, तो बोल रहे वही तो वो बोल रहे हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो इसमें नहीं जिक्र किया है। हाँ, जिक्र इसमें नहीं किया है, ये हम मानते, बट ऐसा ही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिना ये नहीं है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो। अच्छा देखो, लास्ट में दिया है, सबसे लास्ट लाइन में जाओ। हाँ ठीक, समझ में आया? दिया है, हम अभी देखे, दिया, समझ में आ गया? ठीक है, यस। मतलब इतना समझ लो, ओवरऑल इतना बोलने का बस एक ही मतलब है, टेक्सोनॉमी लिखे, सिस्टमैटिक लिखे, मतलब एक ही है भाई। इसको करने के बाद इवोल्यूशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो, हम तुमको अब कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं, जो कि हम लोग जैसे इसको अभी हम ऐसे डिफाइन करेंगे। पहले इसका मतलब समझ गए, कैरेक्टराइजेशन किसको बोले, आइडेंटिफिकेशन किसको बोले, क्लासिफिकेशन किसको बोले, नॉमेनक्लेचर किसको बोले, ये भी हम अभी बताएंगे। उसके बाद फिर हम तुमको कुछ अंडरलाइन करवाएंगे। ठीक है, अंडरलाइन क्या करना है, 8 नंबर पेज में जो 2-3 पैराग्राफ है, वो हर एक से क्वेश्चन बनेगा, उसको तुम लोग अभी टिक कर लो। एक सिस्टमैटिक वर्ड देखे, टेक्सोनॉमी का देखे, बेसिस पूछ देता है और पूछ देगा कि हाँ ये चारों में कौन सा मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस नहीं है, इसमें से कोई एक हटा दिया। ठीक है, हटा देने के बाद फिर हम लोग, तो इसको एकदम याद रख लो एकदम कि हाँ यही होगा, और इसके इसी बेसिस पे टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक का जो भी मैकेनिज्म है, या फिर जो भी रूल है या अरेंजमेंट का, वो इसी पे होगा, और इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आखिर इसमें से कौन नहीं है। इनकरेक्ट पूछेगा, 3 डाल देगा, 1 हटा देगा। ठीक है, या फिर तुम्हारे सामने ऑप्शन डाल देगा चारों का, और 4 ऑप्शन बोलेगा कि करेक्ट आंसर किसका है, उसमें से भी तुमको देखना पड़ेगा कि चारों किसमें ऑप्शन में है, इस तरह का ऑप्शन पूछता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और सिस्टमैटिक का तुम सामने देख ही रहे। हाँ, एक और चीज है जो इसमें दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि लीनियस जो है एक बुक के बारे में भी पब्लिश वो बुक पब्लिश किया है, सिस्टेमा नेचुरा, जो कि प्लांट के प्लांट को उसमें बताया गया है। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरा एक होता है, सॉरी
सिस्टमा नेचुरा, एक है सिस्टमा पेलेंट्रा। तो पेलेंट्रा प्लांट है, नेचुरा एनिमल के केस में लिखा गया। तो वो कार्लस लीनियस का पब्लिकेशन का बुक का था, तो वो भी वहां से क्वेश्चन पूछता है। वो सब हम लोग इसमें डाटा में सॉरी जब नोट्स बनाएंगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा, ठीक है। इसके लिए तुम लोग परेशान मत हो। अब हम लोग आते हैं, ये चार चीज जो है हमारे सामने, क्लास कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सबको धीरे धीरे समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखो आइडेंटिफिकेशन अगर तुमको करना है तो आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या बताया गया कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो किस मतलब वो उसका प्लेसिंग क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने कोई स्पीसीज का लिख दे कि हाँ ये क्रोकोडाइल है, तो सबसे पहला प्लेसिंग में क्या आएगा, किंगडम एनिमल है, ठीक है। फाइलम क्या हो जाएगा, फैलाटा है। आइडेंटिफिकेशन जो है उसका प्लेसिंग है, किस ग्रुप में इसको रखा गया, फिर किस टेक्सोन में प्लेसिंग किया गया। पहला आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, हम समझना इसको, कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर तुम्हारे सामने कोई नया स्पीसीज आया, ठीक है, जैसे मान लो हम बोले कि तुम लोग कहीं घूमने गए, तुम्हारे सामने एक नया स्पीसीज आ गया। चलो एक एग्जांपल देते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो ये इस तरह का दिखा, ठीक है, एक लेंथ में बड़ा है, ठीक है, मतलब लेंथ में बहुत बड़ा है और ये सर्कुलर टाइप का है, ठीक है। तो जैसे ही तुमको दिखेगा तुम क्या करोगे, इसको देख के क्या बोलेगा, अरे ये तो स्नेक हो सकता है, तुम डायरेक्टली यही बोलेगा स्नेक हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ये स्नेक है, जरूरी नहीं कि ये स्नेक है, हो सकता है ये वर्म भी है, बस उसका लेंथ ज्यादा है, ये भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन के तौर पे सबसे पहले उसका देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बताओ, आंसर करो सब। बॉडी शेप, आउटर अपीयरेंस। आउटर, गुड, आउटर अपीयरेंस होता है या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस बोल सकते हो, उसको ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली आंसर है, अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस या एक्सटर्नल। तो सबसे पहले तुम दूर से देख लिया और बोल दिया कि नहीं ये सांप हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सांप है, तो हम उसको क्या किए, उठाए, उठा के लेके चल गए टेक्सोनॉमिस्ट के पास, कैरेक्टराइजेशन कर लिए। दूसरा है क्लासिफिकेशन। देखो अगर हम इसी में तुमको समझाते हैं कि क्लासिफिक, ये जो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये जो चार एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, अगर तुमको न्यू सिस्टमैटिक रहता ना, न्यू सिस्टमैटिक जब तक था, न्यू सिस्टमैटिक बोल रहे हैं, क्लासिकल सिस्टमैटिक, सॉरी, अगर क्लासिकल सिस्टमैटिक रहता, मान लो अगर हम क्लासिकल सिस्टमैटिक के बेसिस पे देखते, उसका हैबिटेट, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते, कुछ कुछ का स्ट्रक्चर देखा और उसको नाम दे देते हैं, लेकिन वो डिस्कार्ड हो जाता। तब हम लोग वहां पे लाए न्यू मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलो या सिस्टमैटिक बोलो, दोनों एक ही वर्ड है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन कर, सॉरी कैरेक्टराइजेशन करिए, मॉर्फोलॉजिकली कर लिए, लेकिन इसके बावजूद अब इसको क्लासिफाई करना था। क्लासिफिकेशन के लिए हम उसका पहले देखेंगे कि बॉडी में जो ऊपर, जैसे मान लो हमको स्नेक दिखा, तो स्नेक के बारे में पता है उसका स्केल होता है बट हार्ड होता है, पता चला यहाँ स्केल नहीं है, ठीक है, सॉरी स्नेक में स्केल नहीं होता, सॉरी। तो अगर मान लो इसमें स्केल नहीं है, चलो ठीक है स्केल नहीं है, इसके अंदर में हार्ड मतलब वर्टिब्रेट वगैरह प्रेजेंट होगा, बोन्स वगैरह प्रेजेंट होगा। सपोज इट मान लिया जाए हमको सब कुछ दिख रहा है स्नेक की तरह, अंदर बोन्स ही नहीं है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये स्नेक ना होकर क्या हो जाएगा, वर्म हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग है, उसका बेसिस है साइटोलॉजिकल स्टडी, एनाटॉमिकल, ठीक है, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद फिर उसका हो जाएगा कि मतलब जो भी ओवरऑल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं, एक दो चीज है जो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, हम बता देते हैं। हाँ क्या क्या हो सकता है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल हो गया, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल तक यहाँ तक देखना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, उसका जेनेटिक्स, उसका डेवलपमेंट में एम्ब्रायोलॉजी, बिहेवियर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, और साथ साथ में इवोल्यूशनरी भी इसको डालना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्टली क्लासिफाई हो पाएगा। तो मॉडर्न देखो, अगर
क्लासिकल लेते तो कुछ नहीं करना पड़ता, हैबिट हैबिटेट का बेसिस बनाया गया था साइंटिस्ट ने, हैबिट हैबिटेट से करो, और कुछ और सब चीज ले लेता था दो चार, जिसके कारण जो है सही से प्लेस नहीं पता था। लेकिन जैसे मॉडर्न आया तो मॉडर्न के तौर पर जब क्लासिफिकेशन किया तो उसका हर एक चीज का स्टडी, उसका क्या अपीयरेंस हो गया, सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल मतलब सेल का उसके में क्या है बॉडी में, जैसे बोले कि स्नेक में स्केल नहीं होता है, ठीक है, किसी किसी स्नेक में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, तो सारा कुछ डिफरेंट, डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, डेवलपमेंट का तरीका जैसे मान लो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इकोलॉजी क्या कहाँ पे वो रहना पसंद करता है, और ऐसे भी इतना जान लो कि जैसे ये स्नेक लोग जो है ज्यादा गर्म जगह पे नहीं रहेगा, ये सब भी देखना पड़ता है, ओवरऑल उसका देखा गया तो उसको क्लासिफाई किया गया। अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन के बाद आया नॉमेनक्लेचर। क्या आया? नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे ध्यान देना कि नॉमेनक्लेचर का भी रूल बनाया गया, क्योंकि बिना नेमिंग के कोई भी ऑर्गेनिज्म को याद नहीं रखा जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। अब सांप का तुम देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में सांप वैरायटी ऑफ स्पीसीज है। सोचो हम लोग अभी अभी सामने कोई नाग सांप है, कोई पैंथर है, कोई पाइथन है, ठीक है, बहुत सारा हम लोग बोलते हैं, स्पीसीज भी डिफरेंट है सांप, लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। तो हम लोग का नॉमेनक्लेचर करना बहुत है, नेमिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो अभी इसी हम लोग बैच में ग्रुप में इतने सारे स्टूडेंट हैं, वो कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, तो सबको तो पहचान नहीं सकते है ना, ठीक है, जब तक उसका नाम नहीं देंगे, जैसे नाम बोलेंगे तो वो स्टूडेंट अपीयर हो जाएगा, हाँ तो एक समझ में आ गया, हाँ ये स्टूडेंट इसका नाम ये है, तो एक याद रहता है। तो मतलब रिमेम्बरिंग भी करना है, याद भी करना है, हमारे जनरेशन को इसके बारे में बताना भी है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन समझ गए। आइडेंटिफिकेशन में वही बनाए कि एक कैटेगरी दिया गया, एक सिस्टम दिया गया, उसमें प्लेसिंग करना, किस ग्रुप में रखना, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में ओवरऑल हम उसका क्लासिफाई किए और अल्टीमेटली सब कुछ पता चल गया तो कि ये सब होने के बाद, सिस्टमैटिक वगैरह आने के बाद अभी तक अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोजा जा चुका है, मतलब उसके बारे में ओवरऑल सारा जानकारी लिया जा चुका है। ठीक है, हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी के हिसाब से अभी तक में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि बहुत सारा नया नया स्पीसीज है। ठीक है, स्पीकर ऑन है, स्पीकर करो, किसी का माइक, हाँ तो हम बता रहे थे कि अभी तक में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसको अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक में कितना मिलियन ऑफ स्पीसीज को ढूंढा जा चुका है, मतलब उसके बारे में डिस्कवरी हो चुका है, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में उसका मतलब उसका बिहेव वगैरह जो भी है सारा, मतलब क्लासिफिकेशन उसका हो चुका है। तो कितना 1.7 to 1.8 मिलियन, और ये तुमको मिलेगा एनसीईआरटी का पहला जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, सबसे पहला ही पैराग्राफ में तुमको वो डाटा दिख जाएगा। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग आते हैं नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब हम क्या बताएं कि नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, तो नाम का भी कुछ कुछ रूल वो भी दिया है कार्लस लिनियर। तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर बात करें, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर बात करें तो नेमिंग जो है वो तीन तरीके से दिया गया। एक को बोलते हैं मोनोनोमियल, सॉरी कॉमन नेम या वर्नाकुलम नेम। ठीक है, कॉमन नेम मतलब क्या कि कॉमन नेम मतलब कहने का कि एरिया वाइज कॉमन नेम उसका दे दिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक जगह जाओ तो हर एक चीज का अलग अलग नाम हो जाता है, उसी तरह जैसे टमाटर, हम लोग यहाँ पे टमाटर बोलते हैं, ठीक है, उधर जब मतलब टाटा तरफ जाओगे उधर बिलायती बोलता है, तो एरिया का कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर हम टमाटर बोलेंगे तो बहुत जगह टमाटर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, आलू हम लोग इधर आलू बोलते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और बोलता है, मतलब नेमिंग जो एरिया के हिसाब से कॉमन नेम हम लोग दे देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एरिया के हिसाब से
सॉरी, जरूरी नहीं है कि जो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ मिल रहा है जरूरी नहीं कि वो कहीं और भी वही मिले, ठीक है। तो एरिया वाइज एक कॉमन नेम दे दिए जिसका नाम दे दिए वर्नाकुलम। क्या दे दिए? वर्नाकुलम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट हुआ है यही नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्ट हुआ है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। और उसके बाद है ट्राइनोमियल, एक है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में देखो, ट्राई का मतलब 3, तो इसमें 3 वर्ड आ गया। बाइनोमियल का मतलब 2, इसमें 2 वर्ड आ गया। अब वर्ड लेंगे कैसे, ठीक है। तो जब बाइनोमियल को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने का काम किसका था? तो वो था कार्लस लीनियस का, ठीक है। अब इसमें समझते तुम लोग को भी में है, हम जो बताएंगे वो ठीक है, बट एनसीईआरटी का लाइन को समझने का कोशिश करना, वही चीज हम भी बताएंगे। लाइन में वहां से क्वेश्चन पूछता है और हर एक बार, हर एक 2 साल में रिपीट होता है वहां से टॉपिक, उस मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, ठीक है। अब देखो 2 साल 3 साल में एक क्वेश्चन वहां से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बताए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो है क्या रूल जो है कैसे बनाया। सबसे फर्स्ट कि बाइनोमियल मतलब सिंपल है, 2 दिख रहा है तो 2 वर्ड्स को लेगा, ठीक है। हाँ, 2 वर्ड्स को लेगा। सबसे पहले 2 वर्ड्स को लेगा तो किसको लेगा? तो पहला लेगा जीनस और दूसरा लेगा स्पीसीज, ठीक है। जब जेनस वर्ड को लिखा जाता जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से लिखाएगा, कैपिटल लेटर, और स्पीसीज जो है वो स्मॉल लेटर, ठीक है। पहला रूल क्या था कि ये एक वर्ड स्पीसीज होगा, सॉरी एक वर्ड जीनस होगा, एक वर्ड स्पीसीज होगा। और अगर जीनस को लिखेंगे तो उसका कैपिटल जो, सॉरी उसका जो है सबसे पहला वर्ड, जैसे होमोसेपियंस ले रहे हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। तो होमो इज अ जीनस और सेपियंस इज अ स्पीसीज। और इसको लिखने का क्या तरीका है कि होमो एच जो है वो कैपिटल होगा और सेपियंस में एस जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। पहला रूल जीनस स्पीसीज को लेंगे, जो कि एनसीईआरटी में स्पीसीज इपिथेट्स लिखा हुआ है वो स्पीसीज ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहला यहाँ रूल दिख गया जीनस स्पीसीज, दूसरा कैपिटल एंड स्मॉल, ये समझ में आ गया। ये 2 रूल मतलब 2 पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट है कि अगर इसको हैंड रिटन में लिखेंगे, हाथ से लिख रहे हैं कहीं भी, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि हम लोग नाम जो लिख रहे हैं, आखिर नाम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं? बोला भाई याद कर रहे हैं, याद रखना पड़ेगा, तो इसमें वर्ड कौन लेंगे, कौन सा इंग्लिश हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे साइंटिस्ट लोग जो है वो लैटिन वर्ड को प्रेफर किए। और तुम देखना बायोलॉजी में जितना भी टर्म है सारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन या ग्रीक वर्ड बोलते हैं इसको, लैटिन या ग्रीक वर्ड, मोस्टली लैटिन है। और तुम आर्टिकल लाइन में देखोगे तो लैटिन वर्ड लिया लैटिन, लेकिन लिखना है किसमें? इटैलिक्स में। किसमें में लिखना है? इटैलिक्स में लिखना है। ये चीज ध्यान रखना, वर्ड लिया लैटिन लेकिन लिखना किसमें? इटैलिक्स में। और तुमको दिखेगा और इवन सिस्टमैटिक दिखा दे कि ये जो वर्ड लिया गया है कहां से? लैटिन वर्ड है। ये कहीं कहीं देखते हैं ग्रीक वर्ड है, तो मोस्टली लैटिन वर्ड लेते हैं, ग्रीक वर्ड लेते हैं, बट लैटिन वर्ड को ही क्यों लिया गया? एक सवाल है, मतलब कि सबको सवाल किया कि हम लैटिन ही क्यों लेंगे भाई, हम अमेरिकन इंग्लिश क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर वो एलिजाबेथिक एक इंग्लिश आता है ना जो हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सबका अलग अलग है। तो बोला कि हम लैटिन वर्ड को क्यों ले लेंगे भाई, हम अमेरिकन इंग्लिश क्यों नहीं ले सकते हैं? तो देखो इसका रीजन क्या है। लैटिन वर्ड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज है, कि जो डेड लैंग्वेज होता है
उसका कभी भी ना फॉर्म चेंज होगा, ना कुछ वर्ड्स में चेंजिंग होगा, ना उसके स्पेलिंग में चेंज, किसी तरह का कोई चेंज नहीं। जो एक बार लिखा गया जो लिखा गया। लैटिन वर्ड में यही फायदा है कि भाई हम आज लिखे तो ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद हम उस वर्ड को चेंज कर दें। अब देखो जैसे हम लोग का, देखो ये कलर दिख रहा है, अब ये भी तो कलर ही बोलता है, ठीक है। स्कूल दिखता है, सॉरी स्कूल हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं पे SKOOL स्कूल लिख रहा है, चेंज कर दे रहा है ना, उसका फॉर्म को चेंज कर देगा, उसका वर्ड्स को चेंज कर देगा। ये चीज नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, जो दे दिया साइंटिस्ट वो दे दिया भाई। तो वैसा लिया गया कि लैटिन वर्ड को ही लो, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसका ना फॉर्म चेंज होगा ना वर्ड चेंज होगा। ये पूरे लाइफ में जब तक रहेगा दुनिया तब तक ये इसी वर्ड्स को लेके आदमी पढ़ेगा, और वही पढ़ते भी हैं। कहीं भी तुम देख लो, किसी भी बुक्स में स्पेलिंग गलत लिख सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब मिस प्रिंट हो गया, गलत हो गया, इवन कि हमसे भी कभी कोई कुछ कुछ इंग्लिश जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो है सो है वही रहेगा। तुम सारे बुक्स में उठा के देख सकते हो, कहीं भी इसका चेंज नहीं किया गया, चाहे वो फॉरेन राइटर को या इंडियन राइटर को, बस। तो नोमेनक्लेचर का पहला रूल तुम लोग देखो एनसीईआरटी में, पहला रूल पेज नंबर 7 में जाओ, ठीक है, उसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहला रूल यही है कि नेमिंग जो लेना है, जो वर्ड्स लेना है वो लैटिन लेना है, लिखना इटैलिक्स में है। दूसरा है कि 2 वर्ड में एक वर्ड जेनस है, दूसरा स्पीसीज इपिथेट्स है, तो स्पीसीज हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। तीसरा क्या है कि जीनस को लिखना है तो कैपिटल एंड स्पीसीज को लिखना है तो स्मॉल। एंड चौथा क्या है कि अगर हम हैंड रिटन में लिखते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो यहाँ पे करके बताएं, ठीक है। क्लियर है, रूल क्लियर है, बताओ Yes, sir. सबको रूल क्लियर है, ठीक है ना। किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछना, और उसको अंडरलाइन करो तुम लोग अभी, सबको अभी अंडरलाइन क्या करना, उसको टिक करो और VVI लिखो वहां पे, वो क्वेश्चन हमेशा पूछता और गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां ग्रीक वर्ड वहां पे कहीं स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो लैटिन इटैलिक्स याद रखना, लैटिन वर्ड लिया गया इटैलिक्स में लिखा जाता है, क्योंकि सब छोटे छोटे गलती करते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, समझे। तो क्योंकि मेडिकल और कोई भी कंपटीशन जब 100% श्योर शॉट नहीं होता है ना, तो निकलना मुश्किल है। तो इस सब चीज को, छोटा मोटा चीज को बहुत 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 ध्यान देने का जरूरत है, नहीं तो आते हुए बाद में पता क्या होता है, मेरा सिली मिस्टेक से हो गया, या बाद में अफसोस आएगा। तो आराम से पढ़ना है, लेकिन हम लोग को सही चीज के साथ पढ़ना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन, बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी लाइन को रीड करो, अच्छे से समझो, बहुत कुछ लिख के वहां पे छोड़ के चला गया है, और हम लोग को वही चीज को हम लोग को अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है। हाँ, ये मानते हैं कि थोड़ा सा बायो का जो नोट्स है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। और एक चीज और हम आज जरूर बोलेंगे, अभी ये बात हो रहा है, तो कंपटीशन का बात अगर हो रहा है तो हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो, कंपटीशन के केस में हमेशा ध्यान रखना, हर एक चीज में तुमको, हर एक सब्जेक्ट में तुमको एकदम आगे रहना पड़ेगा, थोड़ा सबसे अलग रहना पड़ेगा, अलग इन द सेंस की पढ़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। पहला बात है कि बायो को कभी मत छोड़ो कि नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बायो को पढ़ना है, खत्म करना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में टाइम तुमको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे ना तो सिलेक्शन का उम्मीद से छोड़ ही दो, क्योंकि बायो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट बायो स्टूडेंट का अच्छा ही होता है, फिजिक्स में चला जाता है वो पीछे। और फिजिक्स का क्वेश्चन अगर नहीं बना पाओगे तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम किसी भी रैंकर्स को देखो, कोई अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, जो सिलेक्शन हुआ है वो बायोकेमिस्ट्री को अच्छा मार्क्स रहता है, लेकिन फिजिक्स में जो अच्छा कर गया रैंक कर गया, और जो नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर लिया वो सिलेक्शन ले लिया। तो उस सब पे ध्यान देने के लिए बायो को क्लियर करते चलो, बायो को छोड़ो मत, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो पता चला मेरा मेन सब्जेक्ट बायो है, इसी में 90 क्वेश्चन पूछता है, यही मेरा क्लियर नहीं है, अभी करके खत्म करते हैं, बाद में तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव है, दिमाग लगाना है इसमें सब, ठीक है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, वो सब के लिए टाइम चाहिए, तो हम इस सब को अभी करते ही जाएंगे, ठीक है। चलो, ये समझ गया बायनोमियल नंबर। सर हाँ बोलो इसका। सर हमको प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना था सर, स्किल्स मतलब क्या होता है? जो सर आप स्नेक का स्किल्स बोले ना, वो उसका मतलब क्या होता है? स्किल्स स्केल्स स्केल्स, अरे वो देखो, स्केल्स क्या होता है, मतलब एक होता है स्किन, जो हम लोग का स्किन है, ठीक है, एकदम प्लेन दिख रहा है, ठीक है, इवन स्नेक का भी प्लेन ही दिखता है और वो ज्यादा मॉइस्चर होता है। फिश को देखो, फिश 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 देखे होगे,
बोलो, यस सर, रिप्लाई करो। यस ठीक है ना? सर, तो जब जब तुम जाते हो मार्केट में जाते हो तो फीस को क्या करता है कि उसके ऊपर से वो मतलब छुड़ाता है, हटाता है ना। यस, यस सर। वही है स्केल, स्केल वही है। ओ, ठीक है, जो कि फीस में सॉफ्ट होता है, स्नेक में स्केल नहीं होता, ऑलमोस्ट सब जगह एब्सेंट होता है। लेकिन अगर रेप्टाइल्स में बात करो तो वही स्केल हार्ड हो जाता है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह में हार्ड हो जाएगा। स्नेक में भी होता है, जैसे एनाकोंडा वगैरह में होता ही है एक तरह का, वो सब में होता ही है। जैसे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मतलब पॉइजनस जो स्नेक्स वगैरह उसमें स्केल्स होगा, स्केल्स बट हार्ड होगा। फीस में सॉफ्ट है, इसमें हार्ड होता है। ठीक है, अब फीस में भी ओके, अलग अलग डिफरेंट है, इसलिए उसको पहचानते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक इसको यू सर। इसको ले लो, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी। हो गया सर। हो गया, हम लोग नोमेनक्लेचर समझ गए, कोई दिक्कत No, नो sir. सर। है ना? अब हम लोग आते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी और हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन। देखो, सबसे फर्स्ट में हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन के का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तुम लोग समझ गए हो, फिर से हम रिपीट करते हैं। देखो, हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसीलिए बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया, एक टेक्सोनॉमी, एक अरेंजमेंट लिखा गया जो कि कार्लस लिनियस लिखे हैं, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस्ड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं हम, प्लेस्ड कर सकते हैं। अब हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसको कैटेगरी भी बोलते हैं और टेक्सोनॉमी बोलते हैं। देखो, कैटेगरीज और इसी को बोलते हैं टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन एंड टेक्सा दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। कैटेगरी मतलब टेक्सॉन, ध्यान देना, किंगडम, फाइलम, इसी को बोलते हैं डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर डिवीजन प्लान के लिए यूज होता है ना? हाँ हाँ, यही तो, यही डिफरेंस है, बताते हैं। ठीक है, ऑर्डर, फैमिली एंड जेनस एंड स्पीसीज। देखो, दो तीन चीज समझना जो कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, कौन, कार्लस लीनियस। ठीक है, CLIIN लीनियस, समझ जाना, कार्लस लीनियस, जिसको बोला गया हिरार्चिकल क्लासिफिकेशन, हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको रैंक या टेक्सॉन में प्लेस करता है। टेक्सॉन पूरे पूरे ये सिस्टम को बोला जा रहा है टेक्सॉन। लेकिन अगर सिर्फ किंगडम की बात करें तो एक अगर कोई पर्टिकुलर है तो टेक्सा, इवन एनसीईआरटी में भी टेक्सा लिखा हुआ। टेक्सा मतलब किंगडम सिर्फ, और टेक्सॉन में ये पूरा चीज, ये सातों आठों हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टेक्सॉन बोला गया, उसी को कैटेगरी बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। लेकिन टेक्सा जो वो सिंगल ग्रुप तो टेक्सा बोलते हैं। मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं टेक्सा लिख देता है, कहीं कहीं टेक्सॉन लिख देता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता। अब देखो, हेलो कार्लस लीनियस जो, हाँ हेलो, सर, टैक्सा तो प्लूरल है ना हाँ टैक्सोन हाँ का? सर टैक्सा प्लूरल है? हाँ 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 बोलो ना। टैक्सा प्लूरल है हाँ टैक्सोन का ठीक है, कोई, हाँ, एक अच्छा, कैटेगरी आप तेरे टैक्सा का। हाँ हाँ, ये एक ही है कि टेक्सा, अच्छा हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया, टेक्सॉन होगा जी। टेक्सॉन, ठीक है, टेक्सॉन या टेक्सा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, ऐसे नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कंफ्यूज तो नहीं है।
स्क्रीन रुक गया है। रुका नहीं, म्यूट हो गया है। Network problem maybe. सर म्यूट कर दिए अपना। ओ हेलो स्टूडेंट, यस सर। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, ठीक है? सर फिर से कनेक्ट हो रहा है। ओके सर। यस सर। हेलो Yes, हेलो हेलो। sir. हाँ Yes, समझ में sir. देखो, एक्चुअली देखो वही चीज सही है जी। देखो टेक्सा में देखो वहां पे लिख रहा है, ठीक है ना, कि वो एक डिफरेंट लेवल में होता है, ठीक है। टेक्सॉन एंड टेक्सा दोनों का मतलब एक ही है, बट अगर हम बात करेंगे तो लेबल, जैसे हम कैटेगरी लिख दी है यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी और टेक्सॉन दोनों एक ही चीज है, समझना। और टेक्सा लिख रहा है ना तो प्लूरल सिंगुलर, ठीक है, लेकिन इस तीनों का एक ही मतलब है कि एक डिफरेंट लेवल पे। जैसे मान लो अगर लिखते हैं कि डॉग, तो डॉग में हम क्या लिखते हैं कि वो किसका है, वो एनिमल का टेक्सा है। लेकिन अगर हम मैमल्स लिखते हैं वो भी किसका टेक्सा है, तो किंगडम सॉरी एनिमल का ही है। तो इस तरह से समझना होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर की हुई लेंगे तो उसका किंगडम एक पर्टिकुलर ही होगा। अब क्लास भी लेंगे, देखो हम स्पेसिस लिए डॉग, तो इसका टेक्सा कौन है, यही है। अगर हम इसी में मैमल्स लेंगे, सर ठीक है। माइक ऑफ करके बोलिए ना। हाँ क्या हुआ? माइक ऑफ करके बोलिए ना प्रवीण सिंह को। प्रवीण सिंह हम ही है। ओ सॉरी सर। सर एक और ऐड था। हाँ माइक वो ऑफ माइक करो जी तुम लोग, हाँ माइक ऑफ करो। ठीक है। हाँ तो वही बता रहे थे कि यही टेक्सा है, मतलब अगर हम स्पीसीज भी लेंगे तो उसका टेक्सा प्लांट ही एनिमल ही चला जाएगा। और अगर हम मैमल्स में अगर मैमल्स लेते हैं क्लास में तो इसका भी टेक्सा किंगडम ही चला जाएगा। इस तरह से समझो, ठीक है ना? समझ में आया? थोड़े से अलग है, समझ में आया कि नहीं? हेलो, जो पूछ रहे थे बताओ, रिप्लाई करो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला बात है इस सिस्टम में, क्योंकि कार्लस लिनियस इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक लिखा ऑब्लिगेट, टर्म को समझना, ऑब्लिगेट हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक को लिखा इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ऑब्लिगेट में क्या होता है कि जो ये कॉमन दिख रहा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या वर्ड यूज होने लगा? सब फाइलम, सुपर क्लास, सब सुपर, इस तरह का जो वर्ड यूज होने लगा उसको हम लोग बोल दिए इंटरमीडिएट हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तुमको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम मैमल्स का, ह्यूमन बीइंग का ही लेते हैं। किंगडम कहने का मतलब प्लांट, सॉरी एनिमल। फाइलम ले लेते हैं कॉर्डाटा। अब कॉर्डाटा फाइलम में भी सब फाइलम आता है, सब हम लोग पढ़ेंगे भी, सब फाइलम आएगा तो यह सब वर्ड जुट गया, सब फाइलम में आ गया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। अब ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो यहाँ सब जो वर्ड आया मतलब वो इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सब फाइलम के बाद क्लास आ गया, इधर हम लिख रहे हैं क्लास आ गया, वो आ गया मैमल्स। ऑर्डर अलग, फैमिली अलग, ऑर्डर में प्राइमाटा, ठीक है, फैमिली में होमिनिडा, जीनस में होमो, एंड स्पीसीज में सेपियंस। तो देखो यहाँ पे हम एक वर्ड लिख दिए सब फाइलम, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ सब फाइलम। तो ये सब जो वर्ड आ गया, सब आ जाता है, सुपर आता है, वो इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर सब सुपर ऐसा कोई वर्ड नहीं है उसको हम लोग ऑब्लिगेट बोल देते हैं। समझ में आया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ना? चलो अब ये तो तुम्हारा इस तरह का जो है क्वेश्चन इंटरमीडिएट ऑब्लिगेट समझने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिक में काम आएगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है
तो ये इस जो अरेंजमेंट जो सीरीज है उसको याद रखना है पहला बार। तो याद कैसे रखोगे, चलो इधर हम ट्रिक भी दे देते हैं, KPC ऑफ GS याद रखना, ठीक है, KPC ऑफ GS याद रखना, KPC ऑफ GS। इसमें एक थोड़ा डिफरेंस यही है कि फाइलम होगा एनिमल के लिए यूज और डिवीजन होगा प्लांट के लिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन जो होगा, डिवीजन किसके लिए होगा, प्लांट के लिए यूज होगा। किसके लिए हो जाएगा, प्लांट के लिए, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। और ये सीरीज हमेशा पूछता है कि आप टेक्सोनॉमी कैटेगरी को अरेंज कीजिए उसके लेवल के हिसाब से, उसके ग्रुप के हिसाब से, जैसा सीरीज के हिसाब से करने का मतलब। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में तुम जाओगे तो एक इस तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा सीरीज वाले में। चलो हम तुमको दिखा भी देते हैं, एक्सरसाइज में है, ठीक है, तुम लोग पेज नंबर निकालो सबसे लास्ट, मतलब एक्सरसाइज में चले जाओ, ठीक है, और एक्सरसाइज में तुमको मिलेगा 7 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 15 देखो, यहाँ पे है एनसीईआरटी है सामने, ये देखो ये वाला, इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल में पूछता है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है और ये वाला याद कर लेना, KPC ऑफ GS, ठीक है, यही है तुम्हारा हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, देखो अगर हम स्पीसीज पढ़ते हैं तो स्पीसीज में जितना भी मेंबर आता है सबका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगा। जैसे लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, चलो लायन, टाइगर एंड लेपर्ड लेते हैं, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर हम इस सिस्टम में टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम, तो सिमिलैरिटी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो सिमिलैरिटीज घट जाता है। पूछता है कि सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज इन सीरीज में से किसमें ज्यादा होगा। अब तुमको ध्यान देना है, सीरीज याद रखना है, सीरीज याद रखोगे तभी तुमको दिखेगा। अब मान लिया दे दिया क्लास, ऑर्डर, फैमिली, बोलेगा इस तीनों में किसमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होगा, फैमिली में होगा, ठीक है, किसमें कम होगा तो क्लास में होगा। मतलब टॉप टू बॉटम सिमिलैरिटीज बढ़ेगा और बॉटम टू टॉप सिमिलैरिटीज घटेगा ऑर्गेनिज्म के बीच। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने बना, एक सीरीज याद कर लेना एंड कैरेक्टरिस्टिक का सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी है उसको याद रखना। टॉप टू बॉटम सिमिलैरिटीज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा। हाँ बॉटम टू टॉप क्या हो जाएगा, घट घट जाएगा। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा, हम क्या होता है इस सीरीज में डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। अब इस सीरीज से किसी भी 3 को उठा दिया जो एग्जांपल हम बताए, उस तरह से क्वेश्चन वो पूछता है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये दो से, इस टॉपिक से ये 2 क्वेश्चन ही बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इस टॉपिक में अगर बात करें, क्योंकि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ये हम लोग एक एक अरेंजमेंट देखे, अब इसको डिफाइन करना है, क्योंकि डिफाइन में एग्जांपल बहुत है और एनसीईआरटी में जितना एग्जांपल उतना करके जाओ, उससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। 2-3 चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल, डाटा, इंफॉर्मेशन, ईयर, साइंटिस्ट, ये सब कुछ ऐसा चीज है जो एनसीईआरटी का ही याद करके जाओ, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी में भी गलत है तो गलत ही करके जाओ, वहां वही मार्क आना, वही आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम लोग आते हैं इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी लो। नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या, ये ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्रिनोमियल नोमेनक्लेचर, यस सर। अरे वो ऐसे कॉमन नेम जो वर्नाकुलम होता है, वर्नाकुलर नेम होता है कॉमन, उसके पहले कुछ भी हम जैसे होता क्या है, 2 तरीके से होता है कि एक तो हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम उसको दे दिए ना, लेकिन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना होगा तो सबसे पहले स्पीसीज को पहचानना होगा ना, स्पीसीज को पहचानेंगे तभी उसका नेमिंग दे पाएंगे, तो वही होता है प्री, या फिर हम उसको कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है। सर और अगर नाम लिखेंगे तो वो क्या कहेंगे? अगर कोई नेम में लास्ट में से नाम लिखेंगे। आवाज नहीं आ रहा, क्लियर कट रहा है आवाज, बोलो सर। मैग्नीफेरा इंडिका लिन। हाँ लिन, अच्छा हाँ। ट्राइनोमियल हम तुमको नहीं बताया, हम बोले भी नहीं। देखो ट्राइनोमियल में यही होता है। ट्राइनोमियल है तो जैसे तुम बोले मैंजीफेरा मैंगो का,
मैंगो का पता है, मैंजीफेरा इंडिका, MI लिखते हैं, MI। और ये जो LIIN है, ये लीन इज अ साइंटिस्ट, लीन इज अ साइंटिस्ट, और लीन जो है लीनियस है, तो वो नाम लिखा है इसलिए उसका नाम लिख दिया गया। तो वही ट्राइनोमियल वही होता है। जैसे एडवांस ह्यूमन बीइंग का जो है होमोसेपियंस नहीं है, होमोसेपियंस एंड सेपियंस है, ठीक है। इस तरह से जैसे हम yes, लोग का होमोसेपियंस एंड सेपियंस है, वो ट्राइनोमियल। साइंटिस्ट भी लगा तो वो भी ट्राइनोमियल में आ जाता है, वो साइंटिस्ट उसका नाम दिया गया, ठीक है। बस यही है, वो ट्राइनोमियल में चला गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लियो, इसको मिटा दें। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम लोग इस जो कैटेगरी को पढ़े, अब इस कैटेगरी के बारे में हम लोग एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। देखो, स्पीसीज के बारे में समझ जाओ, बाकी बात तुम समझ जाओगे कि हाँ आगे, क्योंकि आगे तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना। स्पीसीज में जितना तुम याद कर सकते हो कर लो, बाकी बात ट्रिक दे देंगे, समझ में आ जाएगा, और वो ट्रिक छोटा सा ही है, ठीक है। हाँ, ये चीज है कि नेमिंग याद करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम का कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सबका इतना ज्यादा है कि बस। हाँ, एक चीज है कि एनसीईआरटी याद करो, काफी है। देखो, स्पीसीज, सबसे फर्स्ट में स्पीसीज को समझ लो, बाकी सबको समझ में आएगा। तो स्पीसीज को कैसे डिफाइन करोगे? वो रिप्रोड्यूस ठीक है, बोलो। करता है। रिप्रोड्यूस करता है, चलो पहला एक पॉइंट आ गया, रिप्रोड्यूस करता है। बस रिप्रोडक्शन करने से हो जाएगा या कुछ और समझ में आ रहा है? Organism having the highest similarity. हाईएस्ट सिमिलैरिटी, चलो मार्फोलॉजी सेम हो। हाईएस्ट, तो वही सिमिलैरिटी। चलो, एक नया वर्ड है मॉर्फोलॉजी। और कुछ इसके बारे में किसी को कमेंट करना है तो कर सकते हो। नहीं, चलो अब हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट में स्पीसीज एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि यही स्पीसीज है, ठीक है। अब देखो उसको कैसे हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से, जो हम बार बार हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करो, कैरेक्टराइजेशन करो, जो करना है, ठीक है। बट मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हम लोग उसका सेकंड जो स्टेप है वो है रिप्रोडक्शन। चलो, रिप्रोडक्शन होगा, हो गया रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग हो गया। अब इस ऑफ स्प्रिंग में भी एबिलिटी होना चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन कर पाए, तभी वो स्पीसीज सेम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब तुमको एक चीज बताते रिप्रोड्यूस क्यों हम बोले, क्योंकि रिप्रोडक्शन जैसे तुम बोले तो लायन और टाइगर में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है क्या? हाँ या ना? नो नहीं हो सकता। हो सकता है। कैसे सर? हाइब्रिडेशन नहीं करा सकते हम लोग? हो सकता है ना। चलो हम लायन, यस लायन को हम लेते हैं फीमेल। एक सेकंड, इसको समझ लो, फिर तुम लोग फिर क्रॉस क्वेश्चन करना। हम लोग लायन को ले लिए फीमेल एंड टाइगर को ले लिए मेल। तो इसका जो प्रोडक्शन होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो होगा ही, लेकिन इसमें इस दोनों का कैरेक्टर दिखेगा, लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। सर। जैसे हॉर्स और डंकी, हॉर्स और डंकी से म्यूल होता है। हाँ, म्यूल में देखो, तुम्हारे सामने म्यूल बहुत अच्छा एग्जांपल है। म्यूल का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग यही बोलते हैं, इसी प्रोसेस से। क्या म्यूल कर पाता है क्या रिप्रोडक्शन? नो सर। तो क्या वो स्पीसीज कहलाएगा? किसको तुम किस में रखोगे? हॉर्स में रखोगे, डंकी में रखोगे? No, तो sir. रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसका जो अगला ऑफस्प्रिंग है उसको भी रिप्रोडक्शन, उसमें भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, क्या उसमें भी वो एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो स्पीसीज कहलाएगा। इसीलिए तुम लायन में देखो, टाइगर में देखो, बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगा। हमको कोई आंसर बोली थी हाईएस्ट सिमिलैरिटी तो मिलेगा, बहुत हाईएस्ट सिमिलैरिटी मिल जाएगा।
ठीक है, उसका फिजियोलॉजिकल देखोगे, डेवलपमेंट देखोगे, हैबिट देखोगे, न्यूट्रिशन देखोगे, रेस्पिरेशन देखोगे, बहुत फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो बहुत कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। लेकिन डिसिमिलरिटी कहाँ दिख जाएगा? उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी में, क्योंकि कभी भी लाइन टाइगर के साथ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन। तो वही चीज बोल रहा है इसमें कि स्पीसीज के लिए सबसे पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजी और दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पहचान लिए, एग्जैक्टली दिख गया, हाँ मुंह कान आंख नाक जैसा एग्जैक्टली हमको शेप एंड साइज पता चल गया, चलो उसी के जैसा दिख रहा है। अब उसका रिप्रोडक्शन एबिलिटी देख लेंगे, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग का फर्टिलिटी जो बोलते हैं, फर्टाइल होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, या रिप्रोडक्शन करना चाहिए, अगर तो वो होता है तो सेम स्पीसीज है। चलो अब एक और छोटा सा एग्जांपल देके समझो। हमारे सामने 3 स्पीसीज ऐसा है जो हमको एक न्यू स्पीसीज मिला है जिसमें सिमिलरिटी दिख रहा है, मतलब न्यू में इसका बहुत सिमिलरिटीज है, इसका भी बहुत सिमिलरिटीज है, इसके भी बहुत सिमिलरिटीज है। तो हम लोग इसमें इस तीनों में से कौन से किसको बोलें कि ये स्पीसीज है? तो देखो हम फर्स्ट बार न्यू स्पीसीज जो भी आया हमको वो इसके साथ रखेंगे, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो भी रिप्रोडक्शन करेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड भी वैसा, थर्ड भी वैसा। अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि तीनों स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हुआ, उसका ऑफस्प्रिंग भी हुआ और ऑफस्प्रिंग में फर्टाइल नेचर नहीं है या रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब फिर यहाँ पे चौथा नया स्पीसीज बन जाएगा। मैं कैसे नया स्पीसीज बना देते हैं? चौथा नया एक बार मतलब नया नाम दे दिए, खत्म। सर एक बार फिर से बोल सकते हैं? हाँ ठीक, हाँ। देखो मेरे सामने एक न्यू स्पीसीज है और इसका सिमिलरिटी कैरेक्टर, बहुत कुछ कैरेक्टर जो सिमिलर है वो इस तीनों से मिला, हम तीनों के साथ रख के देखें, ठीक है। तो जिसके भी साथ हुआ, साथ रखे, ब्रीडिंग हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग हुआ, और तीनों में अगर ऑफस्प्रिंग होने के बावजूद भी उसका ऑफस्प्रिंग अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो वहां पे चौथा बनेगा। और अगर तीनों में से ये किसी में कर गया, ऑफस्प्रिंग भी रिप्रोडक्शन कर लिया, तो वो उसी स्पीसीज का मेंबर है, ठीक है। अब देखो जैसे ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों को एक ही रखा है ना, क्योंकि दोनों का जो एक साथ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका भी ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो सेम इसी तरह बनता है। हाँ थोड़ा सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज दिखेगा, मेल फीमेल में तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन स्पीसीज तो वहां सेम हुआ क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, और उसका जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसके भी साथ अगर वो कंडीशन हम प्रोवाइड कर दिए तो वो ऑफस्प्रिंग भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, वही होता है स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज। समझ में आया? इसको कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद एग्जांपल थोड़ा बताना हमको, बस अब ये खत्म हो जाएगा। नो सर। समझ गया क्या? नहीं समझे? नहीं सर, वो उनका मतलब था कि समझ में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोली नो प्रॉब्लम। अच्छा ना, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। चलो सबको ले लिए हो, अब हम तुमको स्पीसीज समझ गए, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्टली तुमको सामने में एनसीईआरटी है, एग्जांपल तुम लोग घर से पढ़ के आओगे, ठीक है, आराम से पढ़ने का चीज को समझ में आ जाएगा। देखो अब हम तुमको जैसे बताए कि मेरे पास लायन नया, टाइगर नया, लेपर्ड नया, ये तीन हमको स्पीसीज मिले, लेकिन जब जीनस देखेंगे ना तो इसका सबका एक जीनस होगा, पेंथेरा। हाँ उसका होगा पेंथेरा। मतलब समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सबको समझना। ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज द वन जीनस, ठीक है। ग्रुप ऑफ जीनस, मान लो कोई और ग्रुप दूसरा ले लिए, तीसरा। ग्रुप ऑफ जीनस इज अ क्या? फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। बस सबको ग्रुपिज्म करते चलो। अब तुमको एक और हम किंगडम से समझाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत अलग अलग नाम है, ठीक है। किंगडम से समझाते हैं जो तुम लोग सबको जान रहे हो। देखो जैसे बोलता है एनिमल किंगडम, हम क्या बताएं? हाँ इसमें बहुत एनिमेलिया या एनिमल किंगडम में क्या बोले, ग्रुप ऑफ फाइलम इज अ किंगडम, एक किंगडम। एनिमल किंगडम में देखना कितना फाइलम है। सबसे पहले पॉरीफेरा,
पॉरीफेरा, ठीक है। सिलेंडर पॉरीफेरा के बाद टिनोफोरा, सॉरी सिलेंट्राटा या फिर निरेरिया बोल सकते हैं, निरेरिया लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, टिनोफोरा, ठीक है। सर क्या टिनोफोरा के बाद क्या हो जाएगा, टिनोफोरा, 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 ये एनिमल किंगडम में जा सकते हो तुम लोग, ठीक है। टिनोफोरा, टिनोफोरा के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं प्रोटोकोडाटा, हाँ प्लेटियलमेंस, हाँ प्लेटियलमेंस। उसके बाद होता है नीमाटोडा जिसको एस्क्लेमेंथिस बोलते हैं। उसके बाद होता है एनालिडा, ठीक है। उसके बाद मोलस्का, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, ठीक है। उसकी काइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकोडाटा, प्रोटोकोडाटा, हाँ, उसका प्रोटो आ गया, फिर कॉर्डाटा। मतलब देखो एक ही किंगडम में 12-13 फाइलम। अब हम लोग एक कॉर्डाटा का लेते हैं, जैसे कॉर्डाटा, कॉर्डाटा एक फाइलम है, इसमें 4 सब फाइलम है। एक है फिशेस, एम्फीबिया, सॉरी 5 एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। देखो ग्रुप ऑफ क्लास इज अ फाइलम और ग्रुप ऑफ फाइलम इज अ किंगडम। इसकी तरफ ग्रुपिज्म करते जाना, स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, 1 जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस 1 फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली 1 ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास 1 फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम 1 किंगडम। सिंपल, ठीक है। यही है तुम्हारा हिरार्चिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन का। अब तुमको इसमें जो ध्यान देने वाला बात है, कोई स्पीकर ऑन रखे उसको बंद करो, ठीक है। कोई माइक ऑफ रखे हो, माइक ऐसा ऑफ मत करो, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को कुछ समझा बताते हैं। जैसे हम एनसीईआरटी तुम लोग को कुछ दिखाना चाह रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में सबका लास्ट लाइन पढ़ोगे, ऊपर का 2 लाइन पढ़ना और नीचे का लास्ट लाइन पढ़ोगे, सारा एग्जांपल दिखेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी, मतलब ऊपर का 2-3 लाइन पढ़ना है और नीचे का 2-3 लाइन पढ़ना है तुमको, एग्जांपल के साथ वो मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ये टॉपिक खत्म किए, मतलब टेक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक का जो भी था रिलेटेड बात वो हम लोग खत्म किए। नेक्स्ट क्लास टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एड्स, एआईडीएस, ठीक है, एक ही चीज है, एड्स बोलो या एड्स, एड्स डिजीज हो जाएगा, ये एड्स है। तो हाँ चलो नेक्स्ट क्लास तुम लोग को हम एक चीज और बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्लास तुम लोग जो भी होगा, आई थिंक अब शायद कब है, शायद फ्राइडे को है शायद, ठीक है। हाँ तो तुम लोग सबसे पहले ध्यान दो, सुनो। सबसे पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास जो है वो डील नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 2 टॉपिक तुम लोग को खत्म कर दिए हैं और ऑलमोस्ट 70-80% चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब हम इसका नोट्स लिखेंगे। नोट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंसली थोड़ा काम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला चैप्टर था तो हम तुमको दोनों क्लास में समझा ही दिए, ऑलमोस्ट 70-80% खत्म हो गया। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं हम बता देते हैं। इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि जो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है इसको पहचानने के लिए, याद करने के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या क्या काम किए। तो हम पार्क बना दिए, बॉटनिकल गार्डन कर दिए, हेर्बेरियम वगैरह, जो कुछ मेथड्स है जिससे हम लोग जो भी डाइवर्सिटी जितना भी खोजा गया उसके बारे में जानकारी मिलता है। और इसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोग ऐसे रीड कर सकते हो। उसमें 2-3 पॉइंट जैसे की है, हेर्बेरियम है, ये सब थोड़ा समझने वाला है। उसमें 2-4 लाइन है, ज्यादा कुछ है नहीं। हेर्बेरियम थोड़ा मेथड है, स्टैटिकल सॉरी प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर है कि कैसे उसको हम लोग करते हैं, कैसे हेर्बेरियम बनाते हैं, इस तरह से। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट क्लास जो है ना, हम लोग पहले इसका नोट्स लिखेंगे शुरू से, आई मीन इनिशियल, मतलब पिछले क्लास का भी लिखेंगे और आज का भी। कोशिश करेंगे दोनों क्लास का खत्म करने का, ठीक है। नहीं तो फिर आगे, क्योंकि नोट्स अगर हम छोड़ देंगे फिर छूटते चला जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लास समझे सर हम लोग आराम से। हाँ बोलो क्या, मॉड्यूल्स में तो नोट्स मिल जाएगा ना? किसमें मॉड्यूल श्रीवास्तव क्लासेस का मॉड्यूल में नोट्स? हाँ देखो मॉड्यूल्स में नोट्स मिल जाएगा, बट तुमको हम जो समझाए हैं उसका एक होना चाहिए ना। क्योंकि ये जो नोट्स लिखाएंगे वो डायरेक्टली तुमको एकेडमिक में एकेडमिक के लिए टू द पॉइंट एंड मेडिकल के लिए टू द पॉइंट वो काफी, और मेरा नोट्स काफी है। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको कभी कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका नोट्स लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो फिर छूट से चला जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इस चीज को तैयार रखना। और हाँ
तुम लोग जहां तक ये समझाने वाला जहां तक चीज था वो हम पूरा चैप्टर तुम लोग को समझाएं और हर एक लाइन को पढ़ो, समझो, कुछ प्रॉब्लम है तो डाउट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़े नोट्स। अगर क्या बोले आपके क्या पास बोले? नोट्स, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज तुम बोल रहे थे। हाँ आवाज। हेलो बच्चा लोग बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ, हमको समझ नहीं आया क्या बोले, कुछ बोलोगे तब ना इन्फॉर्मेशन करेंगे। सर सर अगर उसका आपके पास notes है तो हाँ परवीन सर, हाँ 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 हेलो, नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर आपके पास नोट्स है तो अपलोड कर दीजिएगा ना। नोट्स बाबू हम ऐसे लिख के नहीं रखे हैं, ठीक है, हम तुमको लिखवा देंगे, ठीक है। वो अगर वैसा होगा तो अपलोड कर देंगे, बट मॉड्यूल वगैरह भी पढ़ सकते हो, उसमें भी तुमको मिलेगा, ठीक है। वैसा नोट्स मेरे पास लिखा हुआ नहीं क्योंकि है, हम बस। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है।